हमने पार्लियामेंट का वॉकआउट किया है और इस वॉकआउट का बुनियादी मकसद ये है कि कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है और अब जो बढ़ती हुई कराची में भत्ताखोरी की वारदातें हैं, इससे कराची में बिजनेस करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अगर इस सूरत हाल का फिलफौर नोटिस न लिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा आने वाले जॉइंट सेशन में भी हमें बाइकॉट करना पड़े। मेन बात आ रहा है, इधर पर्चियाँ आती हैं लोगों की भत्ताखोरों की कि भाई इतने पैसे दे दो और आपकी मतलब जान बख्शी हो जाएगी। शेर शाह की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट है, जहां पर 6000 से ज्यादा दुकानें हैं और डेली का भत्ता, वहां डेली का भत्ता 6 लाख रुपए वसूल किया जाता है डेली। सर के बाद से यहाँ पर जो है स्नैचिंग शुरू हो जाती है, समझ ले हल्की फुल्की रात शुरू हुई और यहाँ पर वारदातें शुरू हो जाती हैं। मोबाइल छीनते हैं, गाड़ियाँ छीनते हैं। अरबाब इख्तियार की तवज्जो मबजूल कराई जाती है। सिंध के वजीर दाखिला को कहा जाता है, वफाकी वजीर दाखिला को कहा जाता है, वजीर आजम और सदर के आगे रोते हैं। मगर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये सारे अरबाब इख्तियार उन भत्ताखोरों के आगे बेबस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, ये बात बड़ी अहम बात है कि एक दफ़ा फिर कराची शहर में हमें यूँ महसूस हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछला पूरा साल तकरीबन हमारे बेशतर प्रोग्राम्स जो हैं वो कराची की टारगेट किलिंग से वाबस्ता रहे और इसी तरह हमने आपको डिफरेंट एंगल से जो स्टोरीज़ हैं वो कवर करके बताई। लेकिन आज हुकूमती इत्तेहाद की एक अहम पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने कहा जी हमने वॉकआउट इसलिए किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम इतना चीख चीख कर कह रहे हैं कि कराची के हवाले से फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और ताजर बरादरी को रिलीफ दिया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो कारोबार बिल्कुल जो है वो बंद होने के नहज पर आ चुका है। और इसी तरह के एहतजाज हमने पूरे कराची में भी देखे हैं, क्योंकि ताजर बरादरी जो है उन्होंने ऑल कराची ताजर इत्तेहाद जो है उन्होंने पहले एक दफ़ा रेंजर्स के हेड से मुलाकात की थी। याद रहे कि पिछले साल कराची के कोर कमांडर जो हैं उनको इंटरवीन करना पड़ा था। उन्हीं की दरख्वास्त पे रेंजर्स को स्पेशल पावर्स दी गई थी और एक स्पेशल नंबर भी दिया गया था कि अब अगर कोई आपसे एक्सटॉर्शन करे, भत्ता माफिया आपको कॉल करे तो आप अपना फोन करके अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि रेंजर्स क्या कर रही है, स्पेशल पावर्स होने के बावजूद पुलिस और रेंजर्स नाकाम क्यों हैं और शहर कराची के ताजर एक बार फिर बेबस क्यों हैं। अगर इस इशू पर कंट्रोल नहीं पाया जाता तो जैसा कि आज हैदर अब्बास रिजवी साहब जो डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर भी हैं, असेंबली में उनकी बातों से नजर आ रहा था कहीं जॉइंट सेशन खटाई में ना पड़ जाए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पहले ही कह चुकी है कि इतनी आसानी से सदर मुमलिकत को बोलने नहीं देंगे, आवाम की चीखो पुकार उन तक पहुंचाएंगे, यानी कि सेशन में हल्ला गुल्ला होगा। इसी तरह अगर एक अहम इत्तेहादी जॉइंट सेशन की बायकॉट की बात करता है तो यकीनन हुकूमत इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। बाहर कराची में क्या हो रहा है इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे असदुल्ला भुट्टो साहब, वहाब साहिबा, सिद्दीकुल फारूक और वसीम अख्तर साहब। जैसे कि मैंने बताया उनकी पार्टी ने आज बाइकआउट भी किया। ताजर बरादरी से भी ज़रा उनका अहवाल पूछ लेंगे। याद रहे कि पिछले 4-5 दिनों में एक ताजिर हलाक हो चुका है, 6 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं इन वारदातों में और 3 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी जराइम पेशा अनासर को काबू करते हुए शहीद हुए हैं। बहरहाल व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन कराची राइट नाउ, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। आइए अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ, उन्हें वेलकम करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। यहाँ हमें ज्वाइन किया है असदुल्ला भुट्टो साहब ने, आप हेड हैं जमात इस्लामी सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के आने का। इसी तरह हमें फौजिया वहाब साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर है नेशनल असम्बली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन है, उन्हें भी वेलकम करना चाहूँगी। वसीम अख्तर साहब मेंबर है नेशनल असम्बली के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन भी हैं और फॉर्मर होम मिनिस्टर सिंध भी रह चुके हैं। हमें सिद्दीकुल फारूक साहब भी ज्वाइन करें, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। थोड़ी सी बात करेंगे टूवर्ड्स द मिडल और एंड ऑफ द प्रोग्राम, जो वज़ीर आज़म ने आज बात की है, जिस पर उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा है ख़त नहीं लिखूंगा। बहरहाल कमिंग बैक टू आज का जो इम्पोर्टेंट इशू है, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे इसलिए करना चाहूँगी वसीम, क्योंकि आपकी पार्टी ने ना आज सिर्फ एक बहुत संजीदा और सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने ग्रीवेंसेस शो किए हैं। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिएगा कि जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, कुछ अरसा कबल फारूक सत्तार साहब की और मंजूर वसान साहब की मुलाकात हुई है 10 मार्च को। उसके दरमियान कुछ एग्रीमेंट हुआ था कि इस भत्ता माफिया के हवाले से सीरियस एक्शंस लिए जाएंगे। जो उस वक्त बातें की गई थी, क्या उन पर कोई आप समझते हैं अमल नहीं किया गया फ्रॉम द पुलिस फोर्स या हुकूमत वक्त, जो आप भी हैं? सही कह रहे हैं आप। मीटिंग्स उसके अलावा भी हो चुकी हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक। उस पे भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और जो जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं फारूक सत्तार भाई और वसान साहब के साथ, उस पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसी तरह की मीटिंग सीएम साहब से भी काफ़ी दफ़ा हो चुकी हैं। लिस्टें भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई हैं कि हमारे खदशात ये हैं, इन इलाकों में इस किस्म के एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। खुदारा सियासत से बालातर होके, पार्टियों से बालातर होके एक्शन लिया जाए। यहाँ तक कह दिया गया था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हमारी जमात से आदमी इन्वॉल्व है, उसको भी पकड़ा जाए और उसको सामने लाया जाए, सजा दी जाए। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट अब आगे चला गया है जैस्मीन। देखें, कराची जो 70% रेवेन्यू पूरे मुल्क को देता है, ज़कात सबसे ज्यादा कराची देता है। अब हुकूमत ने कराची को भत्ते की लिस्ट में भी सबसे आगे लेके आ गई है। 6 लाख रुपए रोज का भत्ता शेरशाह से जाता है। ये वहां के ताजरों ने हमें खुद बताया है, ठीक, जो मजबूर हैं देने पे। अच्छा, कुछ उन्होंने ये भी बताया कि अब अगर सुने जी, क्या उनका किसी जमात से वाबस्तगी है? कौन लोग हैं वो? सब पता है उनको, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सब पता है। मैंने जैसे कहा कि अगर सियासी, मैं बालातर होकर बात कर रहा हूं, अगर सियासी जमातें भी सरपरस्ती कर रही हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए। तो इससे ज्यादा और कह नहीं सकता। कराची को सब ओन करते हैं कि कराची सबका है, मिनी पाकिस्तान है। मगर भत्ताखोरी जो अरूज पे पहुंच चुकी है, ताजिर आज एहतजाज कर रहा है। एमकेएम को भी छोड़ दें आप, हमारे एहतजाज को भी भूल जाएं, ताजिर को सुन लें जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है और पूरे मुल्क को चलाता है। वो ताजिर आज इंडस्ट्री बंद हो रही है। असदुल्ला भुट्टो साहब, आप क्विकली अगर बात कर लें तो फौजिया से फिर हम बात करेंगे, ताकि अतीक मीर साहब का पहले वर्जन आ जाए। कराची को रेंजर्स के हवाले किया गया, टारगेट किलिंग अगर एक तरफ बंद होती है तो अब भत्ताखोरी इस अरूज पर पहुंच चुकी है कि ताजिर जो हैं वो रोडों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम बंद करेंगे, सब कुछ शटर डाउन भी करेंगे। और उन्होंने एक इलाके का बताया खाली कि वहां से 6 लाख भत्ता जाता है। अब जो लोग भत्ता दे रहे हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ताउन क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते कि कौन लोग हैं ये? चाहे वो सियासी पार्टी से भी हो, किसी पार्टी से, पीपल्स पार्टी से हो, एमक्यूएम से हो, आपकी जमात से हो, किसी भी जमात से हो। जैस्मीन, बात ये है कि ये भत्ताखोरी जो है ये कोई आज का तो नहीं मसला है, ये तो पुरानी तारीख़ है इसकी। यहाँ के शहरी उससे पहले भी एहतजाज करते रहे हैं, पहले भी इसके मुतल्लिक़ अखबारात ने, बहुत सारे अखबारात ने एडिटोरियल्स लिखे हैं। लेकिन ये भत्ताखोरी ख़त्म नहीं होती है, ये सियासत में और बातें तो होती हैं लेकिन ये चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक निज़ाम भी वज़ा किया और उसके बाद रेंजर्स को अख्तियारात भी मिले। लेकिन मैं समझता हूँ ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है कि यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम और भत्ताखोरी में ख़त्म करने में नाकाम रही है। क्यों उसकी हुकूमत क्यों नाकाम रही है? क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि इसकी वजह जो है वो ये है कि जो भत्ताखोर हैं वो, उनके जो रूट्स हैं वो बड़े मजबूत हैं और वो रेंजर से और शायद उनसे ज़्यादा हैं। लेकिन ये तो काम हुकूमत का है। ज़्यादा क्या मतलब? उनके रूट्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में? जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो रिलायबल इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस है, दीगर हैं, जब वो ये नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब ये कि उसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है।
اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھئی دیکھیں ہمیں اگر واقعی کراچی کو اس بھتہ خوری سے نجات دلانی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں اقدامات سخت سے سخت کرنے چاہیے. اور مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں یا وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو, پارٹی و ایفیلیشن سے بڑھ کر کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے سر؟ آپ کی پارٹی سے کوئی اٹھایا جائے گا, پیپلز پارٹی سے کوئی اٹھایا جائے گا, وسیم کی پارٹی سے کوئی اٹھایا جائے گا, آپ فون کریں گے چھپوا لیں گے. میں اسی چیز کی طرف جا رہا تھا کہ دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ یہ بات کرنا تو آسان ہے, لیکن ایسی صورت میں بات کرنا کہ جب ہم اس گورنمنٹ کے حسابی ہوں, پھر اس گورنمنٹ کے اوپر اعتراض بھی کیا جائے, اس گورنمنٹ کا حساب بھی ہوں, اس کے خلاف واک آؤٹ بھی کیا جائے, پریس کانفرنس بھی کی جائے, اس گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ وزیر بھی ہوں, گورنر بھی ہوں, اس پارٹی کا اتحادی بھی ہوں, اور پھر اس صدر کے اسپیچ کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ قوم کے سمجھ میں تو نہیں آتا. اگر یا تو اپوزیشن کے بینچز پہ چلے جائیں یا گورنمنٹ ٹریزری بینچز پہ چلے جائیں. دنیا میں تیسری چیز تو ہم نے سنی نہیں تھی, یہ تو اب دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میں تو تمام سیاسی جماعتوں سے عرض کروں گا کہ وہ ایک کردار ادا کریں, اور واضح طور پہ اگر ہے تو ساتھ اس کے ساتھ دیں اور باہر نکل آئیں. یہ سر نہیں سر, باہر نکل آئیں, چلیں اگر یہ ٹھیک ہے وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ باہر نکلنا کوئی آپشن ہے. عتیق میر صاحب مجھے خالی یہ بتائیے کہ کیا پولیس اور رینجرز آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی, آپ انفارم نہیں کرتے ان کو کہ جی اس نمبر سے کال آیا؟ دیکھیں ہر کوئی کوآپریٹ کرنا چاہتا ہے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں 2 ہفتے میں 3 میٹنگز آئی جی کے ساتھ ہوئی ہیں, رینجر سے باقاعدہ ہمارے رابطے ہیں. لیکن میں ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ کرائم کی جو شکل بن گئی ہے, جو اس طاقتور ہو گئے ہیں جرائم پیشہ عناصر, تو اب ان کے سامنے ہمارے ادارے فی الحال تو بے بس ہیں. ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں کہ وہ ان تک پہنچ سکیں. اس وقت دیکھیں یہ سیلولر فون کے ذریعے تھریٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے, تو کوئی یہ بھی نہیں جان پاتا کہ یہ کہاں سے فون کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی, کوئی اس کا نام نہیں ہوتا. ایسی صورتحال میں ایک نمبر سے 100 لوگوں کو فون کیا جاتا ہے. کتنا بھتہ دے رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں خالی عتیق میر صاحب؟ کراچی تاجر اتحاد کتنا بھتہ دے رہی ہے اس وقت شہر کراچی کے لوگ, کتنا بھتہ؟ شہر کے تاجر اس وقت دیکھیں 2 بڑے جرم ہیں جو اس وقت مسلط ہے پورے شہر کے اوپر. ایک صنعت قائم ہو گئی ہے, ایک انڈسٹری قائم ہو گئی ہے, اور وہ ہے اغوا برائے تاوان اور بھتے کی صنعت. یہ کروڑوں روپے, یہ غیر ریاستی ٹیکس ہے جو کروڑوں روپے یومیہ دیا جا رہا ہے, اور اس قدر دھڑلے سے لیا جا رہا ہے کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں جرم کو اتنا طاقتور اور اتنا نڈر اور بے باک نہیں دیکھا. عتیق میر صاحب ایک منٹ, دکانوں پہ پہنچتے ہیں, اچھا شام ویپن شو کرتے ہیں, دکانوں پہ پہنچتے ہیں اور ویپنز شو کرتے ہیں. ایک منٹ کا میں آپ سے ٹائم لوں گی سر, 1 سیکنڈ لائن پر رہے گا. فوزیہ وہاب صاحبہ یہ جو بات ہے یہ کافی سیریس ہے, اور پچھلا پورا سال اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی, پھر ٹارگٹ کلنگ ہم نے دیکھی کافی ہوئی, اس کے بعد شکر اللہ کا اس میں تو کمی آ گئی. لیکن آج جس طرح یہ عتیق میر صاحب جو بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی بے بس نظر آتی ہیں, کوئی بندہ ٹریک بھی نہیں ہوتا اور ٹریس بھی نہیں ہوتا. اب پیپلز پارٹی کا اس پر کیا سٹانس ہے, کیونکہ آپ بھی کراچی میں میجر سٹیک ہولڈرز ہیں؟ جی دیکھیے, یہ جو بھی ایشو چل رہا ہے اس پہ ہم کوئی اختلاف نہیں کر رہے ہیں, نہ ہم یہاں پر اپنے آپ کو دفاع کرنے جائیں گے. اگر ایک چیز بری ہو رہی ہے تو وہ بری ہو رہی ہے, اس کی مذمت ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی رستہ نکالنا چاہیے کہ بھتہ خوری سے ہم نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے یہاں ابھی آپ کے عتیق میر صاحب نے بتایا کہ پچھلے ایک ہفتے میں ان کی کوئی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ وہاں تعاون شروع ہوا ہے, اور وہ بھی موبلائزڈ ہیں, اور ان کے اندر بھی اس بات کا احساس ہے